इससे पहले हमने स्वपरागण की क्रिया के बारे में आपको वीडियो बताया था। अब परपरागण के बारे में बताना है। परपरागण वो क्रिया है जिसमें एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। यानी इसमें दो पौधों की आवश्यकता होती है, एक पुष्प के परागकण और दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र। तो इसमें जो बीज बनता है उसमें दो पौधों के सिक्के संयोजन से बनता है। इस परपरागण में पौधों में जो परपरागण होते हैं उनके पौधों में कुछ विशेषता होती हैं, पुष्पों में विशेषताएं होती हैं। तो क्या विशेषताएं हैं इन पौधों में, उनमें क्या एडाप्टेशंस होते हैं, क्या उसमें युक्तियां होती हैं। तो ऐसे पौधे जिनमें परपरागण होता है वो पौधे यूनिसेक्सुअलिटी यानी एकलिंगता होती है उसमें। वो एकलिंगी पुष्प, अधिकतर पुष्प जो होते हैं नर और मादा जननांग अलग अलग पुष्पों पे लगते हैं, अर्थात वो एकलिंगी होते हैं। और ये एकलिंगी पौधे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एकलिंगिकता दो प्रकार की होती है, एक तो मोनोशियस होती है और दूसरी होती है डायोशियस। अब मोनोशियस किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जिनके पुष्प, पौधा तो एक है लेकिन उस पे पुष्प नर और मादा पुष्प दोनों अलग अलग लगे होते हैं। समझने की बात है। मोनोशियस ऐसे पौधे जिनमें पौधा एक है लेकिन पुष्प दो तरह के हैं, नर पुष्प अलग लगा हुआ है, मादा पुष्प अलग लगा हुआ है। ऐसे पौधों को क्या कहेंगे? उभय लिंगाश्रयी, उभय मीन्स दो, या मोनोशियस। और ऐसे पौधे जो होते हैं वो कुकुरबिटेसी फैमिली जो पाई जाती है, जिसमें कद्दू, लौकी, तुरई और खरबूजा, तरबूज और ये आपका खीरा, ककड़ी, ये सभी पौधे आते हैं कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। अधिकतर सब्जियां इसी में आती हैं। तो कुकुरबिटेसी पौधे में ऐसा ही होता है, यानी पौधा तो एक होता है, पुष्प दोनों अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा कि जो बाजार में कद्दू के पुष्प आते हैं वो मादा पुष्प नहीं होते, वो नर पुष्प होते हैं। मादा पुष्प में फल की उत्पत्ति होती है मादा पुष्प से, इसलिए वो जो है मेल पुष्प को तोड़ करके मार्केट में लाते हैं और बेचते हैं किसान लोग। तो ऐसे पुष्पों में क्या होता है? पौधा एक है लेकिन नर और मादा पुष्प अलग अलग लगे होते हैं, जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली या कद्दू, लौकी, तुरई ये सब आते हैं। दूसरे पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पौधा ही अलग अलग होता है, नर पौधा अलग है, दूसरा मादा पौधा अलग है। इसका उदाहरण बहुत अच्छा है, जैसे पपीता। पपीते में कहते हैं कि जिसमें पुष्प आते हैं वो नर कहलाता है और जिसमें मादा फल लगते हैं वो मादा पुष्प होता है। तो दूसरे को पपीते कहते हैं, इसमें फल नहीं लगे, लेकिन उनको ये पता नहीं कि पौधा ही अलग, नर पौधा अलग होता है, मादा पौधा अलग होता है। इसी तरह से एक अनावृत बीजी पौधा यानी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है साइकस में भी नर पुष्प अलग होता है और मादा पुष्प वाला पौधा, दोनों पौधे अलग अलग होते हैं। पपीता में भी दोनों पौधे अलग अलग होते हैं, एक मादा पौधा होता है और एक मादा पौधा में मादा पुष्प लगते हैं, नर पौधे में नर पुष्प लगते हैं। तो इस के पौधों के आधार पर यानी दो प्रकार के पौधों को विभाजित किया। इसी तरह से दूसरा लक्षण जो पाया जाता है इसमें सेल्फ स्टेरिलिटी होती है, यानी इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि पुष्प में पर निषेध होता है। पुष्प तो द्विलिंगी है, पुष्प क्या होता है? द्विलिंगी होता है, लेकिन इसमें जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच तो जाएंगे, लेकिन क्या होगा? उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा। पुष्प पर वर्तिकाग्र पर पालन ग्रंथि पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी पुष्प पर जर्मिनेशन ना होकर के जब वो परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पहुंचता है तो जर्मिनेशन होता है। तो ऐसे पौधों को क्या कहेंगे? सेल्फ स्टेरिलिटी है, यानी स्वबंध्यता। अपने पुष्प के अगर परागकण पर पहुंच भी जाते हैं वर्तिकाग्र पर, तो वो जर्मिनेशन नहीं होता, वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार के पौधे जो होते हैं वो तंबाकू है, आलू है,
मालवा है इन पौधों में मुख्य रूप से होता है। तीसरा जो होता है ये सेल्फ पॉइजनिंग होता है। सेल्फ पॉइजनिंग में क्या होगा कि पुष्प अगर द्विलिंगी भी है और उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो वो पौधे का पुष्प ही सूख जाएगा। इसको कहते हैं सेल्फ पॉइजनिंग। अगर वही परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पहुंचता है तो वो जर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अगर उसी पौधे के परागकण जो है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है परागकण तो वो पूरा पुष्प ही सूख जाता है। इसको सेल्फ पॉइजनिंग कहते हैं। ये पाया जाता है ऑर्किड के पौधे में। और ऑर्किड एक पौधा एपिफिटिक प्लांट है जो दूसरे पौधों की शाखाओं पर उगता है। और इसमें एक और विशेषता पाई जाती है ऑर्किड में कि उसमें हाइग्रोस्कोपिक जड़ें होती हैं, लटकने वाली जड़ें होती हैं। 2 टाइप की जड़ें होती हैं, वो बात की बात है। खैर यहाँ पर हम पॉलिनेशन बता रहे हैं। उसके बाद 3 ये कैरेक्टर हमने बताए। चौथा कैरेक्टर इसमें होता है डाइकोगैमी होते हैं, यानी द्विलिंगी पुष्प हैं। नर और मादा जननांग दोनों में एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, लेकिन क्या है अलग अलग टाइम से परिपक्व होते हैं। समय अलग अलग होता है परिपक्व होने का। ऐसे पौधों को डाइकोगैमी कहते हैं। जो नर अगर पहले परिपक्व होता है तो उसको प्रोटोएंड्री, और अगर मादा पहले परिपक्व होता है तो उसको प्रोटोगैमी कहते हैं। कुछ पौधों में प्रोटोएंड्री पाया जाता है, जैसे गुड़हल है, सूरजमुखी है, गेंदा है, धनिया है। इसमें प्रोटेंड्रस कंडीशन होती है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और एंडस मीन्स एंडुशियम, यानी नर जननांग पहले परिपक्व होता है मादा जननांग से। दूसरा प्रोटोगैमी। प्रोटोगैमी का मतलब होता है कि जब पहले गाइनोशियम परिपक्व होगा। प्रो मीन्स जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्राइमरी फर्स्ट। दूसरा गैमी मीन्स गैमस यानी गाइनोशियम। अगर गाइनोशियम पहले परिपक्व होता है तो इसको हम कहेंगे प्रोटोगैमी। इस तरह से ये पाया जाता है। तीसरे प्रकार का इसमें तीसरा जो अगला कैरेक्टर पाया जाता है ये विषम रूपता या हेट्रोमॉर्फिज्म होता है। हेट्रोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? जैसा कि शब्द से ही है, हेट्रो है यानी विषम। हेट्रो मीन्स विषम, मॉर्फिज्म मॉर्फोलॉजी, देखने से अलग अलग प्रकार के हों। तो इसमें विषम रूपता होती है, यानी अगर कभी कभी ऐसा होता है पुष्प तो द्विलिंगी होते हैं लेकिन विषम रूपता की वजह से इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। जैसे पहला है हेट्रोएंथरी। कभी कभी पुष्प ऐसे पाए जाते हैं कि उनमें जो एंडुशियम पाए जाते हैं, जो एंडुशियम के इकाई स्टेमेन है, उनकी लंबाई अलग अलग होती है, लेंथ अलग अलग होती है। तो ऐसे पुष्पों को जिनमें एंडुशियम अलग अलग टाइप के होते हैं उसको क्या कहेंगे? हेट्रोएंथी। दूसरा पाता है हेट्रोस्टाइली, जिसमें पुष्प में ऐसे पुष्प जिनमें स्टाइल अलग अलग साइज की लंबाई की हो। तो इनमें सेम टाइम में अगर परिपक्व भी होते हैं, दोनों होमो एंड्री हैं, लेकिन उनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। फिर आता है, और ये इसके अलग अलग वो हैं हेट्रोमॉर्फिज्म के, जैसे ऑक्जेलिस, जैसा कि आपने पहले बताया था, खट्टी बूटी है। और कुट्टू एक बकव्हीट होती है, बकव्हीट या लथाइरम पाया जाता है। ये पौधे अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलसी जो होती है जिसको हम लीनियम कहते हैं। खैर, इसके बाद नेक्स्ट जो में होता है एडाप्टेशन, वो कहलाता है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी क्या होती है? कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें परिपक्व तो सेम टाइम में दोनों नर और मादा होते हैं। पुष्प में दोनों प्रकार के जनन सिर्फ मतलब उनमें परिपक्वन सेम टाइम होता है, लेकिन सम कालपक्व पुष्प होते हैं। लेकिन इसमें ऐसे कुछ एडाप्टेशंस होते हैं, ऐसे रचनाएं या ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें वो सेल्फ पॉलिनेशन ही नहीं हो पाता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। इस दशा को क्या कहेंगे? अनात्मा या हर्कोगैमी। और इनमें होता क्या है? इनमें परिवर्तन होते हैं कि कभी कभी ये होता है कि नर और मादा जनांग दूसरे कुछ दूरी पर दूर स्थित हैं। परिपक्व तो सेम टाइम हो रहे हैं, लेकिन उनमें क्या है कि नर जननांग अलग है, मादा जननांग अलग है। दूसरा, परागकोश जो होता है दलपुंज नलिका के भीतर ही घुसे हुए हैं।
परागकोश यानी एंथर जो है वो पॉलन जो करोला ट्यूब बनती है उसके अंदर ही घुसे, बाहर नहीं निकल रहे हैं। वर्तिका अंदर ही घुसी रहती है। तो अलग अलग कंडीशन होती है, किसी में पॉलन एंथर यानी एंथर अलग अंदर पॉलन ट्यूब में दबे रहते हैं, और कभी पॉलन ट्यूब के अंदर ही यानी करोला ट्यूब के अंदर गाइनोशियम का जो भाग होता है वर्तिकाग्र वही दबा रहता है। इस तरह से अलग अलग इसमें कोई ना कोई चेंज होता है, या दोनों में स्टाइल जो होती हैं वो वर्तिकाग्र जो होती है ये करोला से ही ढकी रहती है, ओपन ही नहीं हो पाती। तो इस तरह से इनमें परिवर्तन होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पॉलन जो एंथर होता है वो स्टिग्मा की सापेक्ष ऐसी होती है कि उसमें स्वपरागण नहीं हो सकता। जैसे मदार है, ऑर्किड है, इनमें स्वपरागण की क्रिया नहीं बल्कि पर परागण, पुष्प द्विलिंगी है, स्वयं परिपक्व हो रहे हैं लेकिन पर परागण की क्रिया नहीं होती। अब इसमें पर परागण जो होता है ये कितने प्रकार से होता है, पर परागण के प्रकार क्या हैं? तो पर परागण सबसे अधिक जो होता है पर परागण की क्रिया वायु परागण द्वारा होती है। तो हम इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, वायु परागण, जल परागण और तीसरा है जंतु परागण। यानी वायु परागण जो होता है बाई एयर होता है उसको हम एनिमोफिली कहते हैं। दूसरा जो जल परागण होता है उसको हाइड्रोफिली कहते हैं, और तीसरा जो जंतु परागण होता है उसको जूफिली। यानी 3 तरह का होता है, वायु परागण, जल परागण और जू या जंतुओं द्वारा परागण की क्रिया। इसमें अलग अलग पौधों में विशेषताएं होती हैं। तो हम सबसे पहले वायु परागण के बारे में बताएंगे। वायु परागण क्या होता है? ऐसे पौधे जिनमें परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती है, ऐसे पौधों को वायु परागित पौधे और इस क्रिया को वायु परागण या एनिमोफिली कहते हैं। इन पौधों में विशेषताएं पाई जाती हैं। कुछ पौधों में जो विशेषताएं होती हैं वो बहुत ही शार्ट में बता रहे हैं कि ऐसे पौधे होते हैं उनके पौधों में पुष्प जो पाए जाते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। वायु परागित पुष्प संख्या में तो अधिक होते हैं लेकिन आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये रंगीन नहीं होते, गंधहीन होते हैं, इनमें कोई गंध नहीं पाई जाती, कोई रंग नहीं पाया जाता, न इनमें कोई मकरंद पाई जाती है, क्योंकि इनमें परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। मकरंद तो उन पौधों के लिए चाहिए जिनमें किसी चीज़ को आकर्षित करें, किसी चीज़ को लुभाएं, तो इसमें वायु के परागण के द्वारा ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पौधा में पुष्प छोटे संख्या में होते हैं, गंध रहित होते हैं, रंग रहित होते हैं। दूसरा, ऐसे पौधे अधिकतर कैसे होते हैं? एकलिंगी होते हैं, प्रायः एकलिंगी पाए जाते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, नर होंगे या मादा होंगे। और अगर एक ही पौधे पर लगे होते हैं तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मादा नीचे की तरफ होता है मादा फूल और नर पुष्प ऊपर होता है। जैसे आपने देखा होगा भुट्टा जो होता है, मक्के में क्या होता है, भुट्टे में क्या होता है, ऊपर की तरफ जो बालियों जैसी लगी रहती है वो मादा पुष्प है, नर पुष्प होता है, और उसमें परागकण बनते हैं जो हवा में उड़ करके दूर तक फैल जाते हैं। और भुट्टा जिनमें लगता है नीचे की तरफ होता है, उसमें जो बाल कहते हैं बुढ़िया के बाल हैं, वो बाल नहीं है, वो वर्तिकाग्र होते हैं। मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो जायांग है उसका ऊपरी भाग वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा होता है, जो रेशे के फॉर्म में होता है। जब परागकण उड़ के आते हैं तो उसी में उलझ जाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन की क्रिया, परागण की क्रिया हो जाती है। इसी तरह से इनके जो दल होते हैं, चाहे वो बाह्य दल हों या दल हों, यानी कैलिक्स, करोला, वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और परागकण और वर्तिकाग्र के बीच रुकावट न बन सके, इसलिए छोटे होते हैं जिससे जब हवा में आए तो वो बीच में कोई बाधा उत्पन्न न करें। इसके अतिरिक्त जो परागकण होते हैं, वायु परागित पुष्पों में परागकणों की संख्या बहुत ज़्यादा होती, बहुत अधिक बनते हैं, और परागकण बहुत ही छोटे, हल्के और साइज में शुष्क भी होते हैं। शुष्क, हल्के और छोटे होते हैं, जिससे हवा में उड़ करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए। पहाड़ों पर जैसे हमने देखा नैनीताल है या रानीखेत है, वहाँ पर पाइनस के प्लांट पाए जाते हैं, और पाइनस में भी एयर परागण होता है। उनमें जब हवा चलती है तो धूल
परागकण जब लिबरेट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, डिस्पर्सल होता है, तो जब हवा चलती है तो धूल जैसी पूरी जो है ऐसा लगता है कि परागकणों की आदि, और वो जब हम सांस लेते हैं अंदर भी पहुंच जाते हैं, तो उससे एलर्जी भी हो जाती है परागकणों के द्वारा। तो जहाँ पर जैसे ऊंचे पहाड़ों पर जो नैनीताल है, यहाँ पर वायु परागित पुष्प जो होते हैं उनमें जैसे पाइनस है, पाइनस की बहुत सी किस्में पाई जाती हैं, और चिलगोजा भी पाइनस से पाया जाता है। चिलगोजा जो हम खाते हैं वो भी पाइनस का ही सीड होता है, लेकिन नंगे सीड वाले पौधे होते हैं। खैर, उसके बाद विंग्ड भी पाए जाते हैं इसमें, जिससे ये हवा में दूर तक उड़ करके पहुंच सके। पुंकेसर जो होते हैं इनके फिलामेंट प्राय लंबे और पतले होते हैं, जो उड़ने में सहायक होते हैं, और पुष्प को बाहर निकालने में जिनके फिलामेंटस जो एंथर होता है उसका फिलामेंट होता है वो लंबाई में बड़ा होता है, जिससे हवा में हिलडुल करके दूर तक पहुंच सके। इसी तरह से हमने बताया कि ये पुष्प वर्सटाइल, इनमें जो एंथर होता है कोई वर्सटाइल होता है। वर्सटाइल का मतलब जो एंथर होता है बहुत ही माइनर छोटे स्थान से जुड़ा रहता है। ऐसे पूरा जो पॉलन एंथर है, पॉलन एंथर यानी परागकोश, वह हवा में इधर से उधर मूव कर सकते हैं, और मूव करके हवा के द्वारा उड़ करके परागकण बहुत दूर तक बिखर करके चले जाते हैं। मक्का में जैसा कि हमने बताया था कि मक्का में जो वर्तिकाग्र है वो लंबा होता है, और ये बाहर की तरफ निकला होता है, जो जिसे बुढ़िया के बाल कहते हैं, बाल नहीं है, वो क्या है, जायांग के वर्तिकाग्र हैं। और एक ही पुष्प के पौधे पर उनमें ऊपर की तरफ नर पुष्प होते हैं और नीचे की तरफ मादा पुष्प होते हैं। तो ऐसे पौधों को वायु परागित पुष्प कहते हैं। ये पौधों में वायु परागित पुष्पों में विशेषताएं पाई जाती हैं। दूसरा फिर आता है जल परागण। जल परागण जो होता है वो ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जल परागित पुष्प जो होते हैं वो पौधे जिनमें जल के द्वारा परागण की क्रिया होती है, ऐसे पौधों को जल परागण कहते हैं। और इन पौधों में जल के माध्यम से परागण की क्रिया होती है। इनमें भी विशेष प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं, और ये पौधे जलों में ही पाए जाते हैं। ये जलीय पौधे जिनमें जल परागण होता है उसको हाइड्रोफिली कहते हैं, और इनमें जो पौधे जल में पाए जाते हैं उनमें सेरेटोफिलम, हाइपोहाइड्रोगेमस कहलाते हैं पौधे। जलीय पौधों में जल परागण के द्वारा होते हैं, और इसमें पुष्प जो होते हैं वो परागण जल के माध्यम से होता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, और जल के भीतर ही होता है। तब इसको अगर जल के भीतर ही होता है तो इसको हाइपोहाइड्रोगेमस कहते हैं, जैसे नाइस, सेरेटोफिलम पाया जाता है। इसी तरह से अगर पानी की सतह पर परागण की क्रिया होती है तो इसको इपीहाइड्रोगेमस कहते हैं, जैसे वेलिसनेरिया है, हाइड्रिला पौधा, ये जलीय पौधा है, और इन पौधों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। इन पौधों में जो जल परागित पुष्प होते हैं उनके पुष्प बहुत ही छोटे होते हैं, रंगहीन, गंधहीन और मकरंदहीन होते हैं। इनमें भी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, ये परागकण बहुत हल्के होते हैं, जिससे पानी की सतह पर आसानी से पानी में तैर सकें और ये चारों ओर फैल सकें। इसके अतिरिक्त इसमें वैक्सी मटेरियल पाया जाता है ऊपरी सतह पर, जिससे ये दूसरे जंतु या दूसरे चीज़ें जो हैं या पानी में अधिक दिनों तक ये नष्ट ना हो सकें, इनमें जल का कोई प्रभाव ना पड़े। वेलिसनेरिया में किस प्रकार से परागण की क्रिया होती है? वेलिसनेरिया जो होता है ये जलीय पौधा होता है और पानी के अंदर डूबा रहता है। इसमें नर पुष्प जो होता है वो नीचे बॉटम पे होता है, और मादा पुष्प जो होता है पानी की सतह पर पाया जाता है। मादा पुष्प में जो उसका पेडिकिल होता है, पुष्परंत होता है, पेडिसिल होता है, वो इतना लंबा होता है, इस क्वाइल्ड हो जाता है कि पानी की सतह तक आ जाता है। जब नर पुष्प परिपक्व हो जाते हैं तो नर पुष्प परिपक्व होकर के वो पानी की सतह, नर पुष्प छूटते हैं और पानी की सतह पर आ जाते हैं तैरते हुए, और मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। तो ऐसे पुष्प जिसमें ये पानी की सतह पर वेलिसनेरिया में होता है। इस तरह से परपरागण की क्रिया हाइड्रिला में भी होता है। हाइड्रिला पौधा होता है जो उसमें परपरागण की क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद फिर आता है जंतु परागण। ऐसे पौधे जिसमें जंतुओं द्वारा परागण की क्रिया होती है उनमें उन्हें जंतु परागण कहते हैं।
और ये जंतु विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जंतु परागण में कि इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कीट परागण है, कीट परागण पौधे इनको एंटोमेफिली कहते हैं, और इनमें जैसे जो पौधे होते हैं वो कीटों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। जैसे मधुमक्खी है, शहद लेने के लिए जाती है, बर्रैया है, भौरा है और तितली है, ये सभी कीट परागण की क्रिया इन्हीं के द्वारा होती, कीटों के द्वारा होती है। ऐसे पौधों में उनके पौधों में विशेषताएं पाई जाती हैं। ये पौधे जो होते हैं, इनके पौधे में जो पुष्प लगते हैं कीट परागित पुष्पों में, वो रंगीन होते हैं, सुगंधित होते हैं, कलर्ड, जिससे वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करें। और इसके अतिरिक्त इसमें मकरंद पाया जाता है, जिससे मकरंद की सहायता से नेक्टर ग्रंथियां होती हैं, जिनसे मकरंद निकलता है और उनसे आकर्षित हो सकें। तो साइज भी बड़े होते हैं, इन पुष्पों के आकार प्रकार बड़े होते हैं जिससे, और चमकीले होते हैं जिससे कीट आसानी से दूरी से देख सकें। कलर्ड होते हैं, विभिन्न रंगों के पाए जाते हैं जिससे आसानी से देख सकें। तीसरा, इनमें गंध पाई जाती है जिससे कीट आसानी से देख सकें। आपने देखा होगा कुछ दिन में खिलने वाले कीट पौधे होते हैं, कुछ रात में जो पुष्प खिलते हैं उनमें कीट परागण की क्रिया होती है, और पुष्प जो होते हैं सुगंधित होते हैं और सफ़ेद कलर के होते हैं, जैसे बेला है, चमेली है, रात रानी, इनमें स्पेशल खुशबू होती है, सेंटेड फ्लावर होते हैं और सफ़ेद रंग के होते हैं, जिससे कीट उनकी तरफ रात में उनकी ओर आकर्षित हो जाएं। लेकिन दिन के जो पुष्प खिलते हैं कीट परागित पुष्प, वो चमकीले, चटकीले, विभिन्न रंगों के होते हैं, उनकी सहायता से कीट उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और मकरंद ग्रंथियां पहुंच पाई जाती हैं, जिनसे ये मकरंद ग्रंथियों के कारण भी इनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो ये कीट परागित पुष्पों की विशेषताएं होती हैं। कीट परागित पुष्प में पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो चिपचिपे भी होते हैं, इसलिए चिपचिपे होते हैं जिससे जब कीट कोई पुष्प पर आता है तो वो कीट उसके पैरों में, पंखों में चिपक जाते हैं। इसी तरह से एक विशेष प्रकार का पुष्प पाया जाता है जिसको सैल्विया कहते हैं। उसमें सैल्विया पुष्प जो होता है उसका हम आपको चित्र दिखाना चाहेंगे। सैल्विया पुष्प का ये चित्र है। इसमें पहला पुष्प जो दिया गया है, ये पुष्प में एंथर, यहाँ पर एंथर है और एंथर के ऊपरी सतह पर है, जबकि स्टिग्मा नीचे की तरफ ये पाई जाती है। और इसमें बैठने के लिए पुष्प के लिए एक आसन टाइप का बनाया होता है। जब कोई कीट इसकी तरफ आकर के बैठता है, जैसा कि दिखाया गया, तो ये यहाँ पर स्पेशल टाइप का होता है। जब ये इससे टकराता है तो एंथर इसके पीठ से चिपक जाते हैं, पंखों से चिपक जाते हैं, और पॉलन ग्रेन्स इसके पीठ पर चिपक जाते हैं। जब ये दूसरे पौधे के पुष्प पर जाता है तो ये इसकी स्टिग्मा जो होती है, वर्तिकाग्र, वो चिपक जाती है, जिससे पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाता है। तो ये साल्विया पौधा जो होता है, इसमें स्पेशल टाइप का कीट परागण की क्रिया होती है। इसी तरह से एक पौधा पाया जाता है जिसको आप बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, जिसको कहते हैं गूलर। गूलर जो होता है, कहते नहीं गूलर में फूल नहीं होता।